नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शो टाइम और आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं टीन वुल्फ का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 9 और 10 एक साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस, आपने पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में, वहां आपको सारी अमेजिंग सीरीज मिलेंगी, यहाँ तक कि टीन वुल्फ के पिछले एपिसोड्स भी। तो जाकर देखिए, वीडियो को जरूर लाइक करो जिससे कि मैं सीरीज कंटिन्यू करूं। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और एक अमेजिंग सा कमेंट करो जो मैं आपको अगली वीडियो में शो कर सकूं सब लोगों को। तो एक अमेजिंग सा कमेंट करो और अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब वही हम पहले सीन में देखते हैं लिडिया को, जिसको नाइटमेयर दिखा रहा था पीटर। और हम देखते हैं लिडिया उठ के खड़ी हो जाती है डर के और बोलती है चलो ये नाइटमेयर था। बट पीटर उसका इतनी जल्दी पीछा छोड़ने नहीं वाला था और यहाँ पर उससे पीछे छुड़ाने के लिए बोलती है क्या करूं मैं जो तू मेरा पीछा छोड़ दे। और वहीं पीटर बोलता है फुल मून पे मेरा काम करना होगा, उस दिन तेरा बर्थडे भी है और तुझे पार्टी यहाँ पर रखनी है। बट उस टाइम पे जो जो चीजें मैं कहूँ करने के लिए तुम्हें वैसा ही करना होगा। वही हम देखते हैं लिडिया डरी हुई थी और यहाँ पर उसे बता देता है कि वो इम्यून है, उसको बाइट करने से वो टर्न नहीं हुए वेयरवुल्फ में, तो कहीं ना कहीं इम्यून है उस बाइट से भी। और उसको पूरी चीजें वो बताएगा जो उसके दोस्तों ने भी उसे नहीं बताई है। और यहाँ पर लिडिया बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी क्योंकि उसे वापस जिंदा करना होगा पीटर को। और हम देखते हैं पीटर हेल्प लेने के लिए सिर्फ लिडिया के पास आया है क्योंकि वो उसे डरा सकता है और उसे कंट्रोल भी कर रहा है कहीं ना कहीं। और वहां पर उसको डराते हुए सारी सच्चाई बताता है और अपना प्लान भी। और वही हम देखते हैं मिसेस आर्जेंट को, जिनको चोट लगी हुई है और मिस्टर आर्जेंट बहुत ज्यादा टेंस दिखाई दे रहे हैं। और वहां पर हम देखते हैं आते हैं उसके डैड जेरार्ड। हम देखते हैं वो आने के बाद साफ करते हैं कि तुम्हारी वाइफ को एक अल्फा ने काटा है। बट साफ करते मिस्टर आर्जेंट की अपनी वाइफ को नहीं मारने वाले हैं और वो ऐसी कोई गलती करेंगे नहीं। पहले उसने अपनी बहन केट को मरते हुए देखा है, ऊपर से एलिसन पे क्या बीतेगी। बट हम देखते हैं साफ कर देते हैं उसके फादर जिराड कि उनको कोई मतलब नहीं है किसी से भी, उनको रूल्स को फॉलो करना है और वो ऐसा ही करेंगे। वहां पर जो बैठी है वो तेरी वाइफ नहीं है बल्कि अब एक मॉन्स्टर बनने वाली है और फुल मून आने ही वाला है। हम देखते हैं इस मोमेंट पे मिस्टर आर्जन बहुत ज्यादा टेंस्ड होने लग रहे थे क्योंकि वो नहीं चाहते एलिसन अपनी माँ को खोए किसी भी हाल में। बट देखते हैं मिस्टर जेरार्ड साफ करते हैं कि एक बच्चा कभी भी फुली मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होता अपनी माँ को खोलने के लिए, बट ऐसा तो होना ही पड़ेगा और टाइम हम वेट नहीं कर सकते हैं। और हम देखते हैं मिस्टर आर्जेंट बहुत ज्यादा टेंस थे क्योंकि उनकी वाइफ की अब डेथ होने वाली है, चाहे खुद से मरे या फिर उसको मारा जाए, उनमें से कोई एक चीज तो होने वाली थी। और वही हम देखते हैं एलिसन पार्टी में से वापस आने लग रही है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि मैट उसके बहुत सारे फोटो ले रहा था उसकी परमिशन के बगैर। और ये क्रीपी था क्योंकि उसके बैठते के खाते के हर तरीके के फोटो उसके पास थे। और ये देख के एलिसन समझ जाती है कि एक नंबर का स्टोकर है और तभी उसका बैग उसको पकड़ा देती है जाते समय। बट हम देखते हैं मैट उसे अपने घर बुलाना चाहता था 5 मिनट के लिए, जिससे कि वो फोटो अच्छे से कंप्यूटर पे दिखा सके। बट हम देखते हैं एलिसन समझ जाती है कि ये कुछ और भी सोच सकता है और उसको सीधा मना करते हुए सीधा घर की तरफ निकलती है। और वही हम देखते हैं स्कॉट को, जो टेंस्ड है कि फुल मून आने वाला है और कैनमा की पावर और इंक्रीज होगी। और यहाँ पर डायरेक्ट प्लान बताता है बट वो खुद भी श्योर नहीं था कि वो कैसे जीत पाएगा कैनमा से। और यहाँ पर डेरिक साफ करता है टेंशन लेने की कोई बात नहीं और सब संभाल लेगा। स्कॉट को अपने दोस्तों के पास जाना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए और उसको हील होना चाहिए टाइम के साथ क्योंकि उसे बहुत सारी चोट लग चुकी थी। वही हम देखते हैं स्कॉट वहां से चला जाता है और अब डेरिक अपने तीनों बेटास को बुलाता है और उन तीनों को बोलता है कि फुल मून आ रहा है, तुम तैयार हो जाओ बांध के अपने आप को सेफ रखने के लिए, वरना तुम किसी पर अटैक कर सकते हो या फिर कोई तुम पे भी अटैक कर सकता है। और वही हम देखते हैं सबसे पहला आइसेक का क्वेश्चन था कि तुम अपने आप पे कैसे कंट्रोल करते हो, यहाँ तक कि स्कॉट भी अपने आप पे कंट्रोल कर रहा है तो ऐसा कैसे है। और वहां पर डेरिक साफ करता है कि तुम्हें कॉन्सेंट्रेट करने में टाइम लगेगा, तुम अभी भी लर्निंग प्रैक्टिसेस में हो और अब हमारे पास एक मोटिव है अपने आप को कंट्रोल करने का। और वहां पर इन तीनों को चेंज देता है बांधने के लिए और बहुत ज्यादा टेंस था क्योंकि ये रात सबके लिए खतरनाक होने वाली है क्योंकि कैनमा का पता चल चुका है और वो अब किसी पे भी अटैक कर सकता है अपने मास्टर के कहने पे। और अब हम देखते हैं एलिसन घर पहुंच के देखते हैं कि लिडिया उसका वेट कर रही है जो शॉपिंग करके आई है और बहुत ही फ्रेश मूड में लग रही थी। हम देखते हैं शॉपिंग के कपड़े साइड रखती है और उसे दिखाने लगती है कि वो क्या पहनने वाली है उसकी पार्टी में। उसकी पार्टी है तो सब लोग आने ही वाले हैं और वो 3-4 ड्रेसेस चेंज करेगी पूरी पार्टी में। और वही हम देखते हैं एलिसन की मॉम उससे मिलना चाहती है, उससे बात करना चाहती है बट एलिसन इसके साथ बिजी है। और यहाँ पर एलिसन अपनी मॉम से कहती है कि वो शाम को मिलेगी पार्टी में आने से बाद। और वही हम देखते हैं एलिसन की मॉम उससे इससे मिलना चाहती थी क्योंकि वो लास्ट टाइम अपनी बेटी को गुड बाय कहना चाहती हैं और उसके कंधे में बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है और शायद वो अपने आप को ही खत्म करे या फिर कोई और उसे करे क्योंकि
फुल मून से पहले उसे अपने आप को खत्म करना ही होगा। वही हम देखते हैं उससे मॉम के साथ वो नहीं मिल पाती है और यहाँ पर एलिसन तैयार होती है अगले दिन पार्टी के लिए। और वही हम देखते हैं अगले दिन स्टाइल्स को जो पूरी रिसर्च करने लग रहा है उसी केस के ऊपर। और डैड बोलता है उसका कि तुम्हारी छुट्टियां चलने लग रही है ना स्कूल की, तो किस बात की स्टडीज करने लग रहे हो तुम। और वही हम देखते हैं उसके डैड को पता चल जाता है कि फिर ये उस केस पे स्टडी कर रहा है। और वहां पर बोलता है ये सब स्टडी की कोई जरूरत नहीं है, हमने कातिल को पकड़ लिया है, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा टीचर हैरिस है। उसकी कार हर बार वहीं पर पार्क मिली जहां पर कोई ना कोई गड़बड़ हुई थी। बट हम देखते हैं स्टाइल बोलता है हाँ वो मुझसे नफरत करता है बट आई डोंट बिलीव कि वो कातिल है, ये तो मैं श्योर हूँ। और वही हम देखते हैं और वो सबूत ढूंढने लगते हैं और उन्हें पता चलता है एक स्विम टीम थी जिनके कैप्टन आइजैक लेही के डैड थे, वो स्विम टीम के कैप्टन थे और जितने भी लोग मरने लग रहे हैं उस स्विम टीम में से ही हैं। और ये सोचते के बाद समझ जाते हैं कि हैरिस का इससे कोई लेना देना नहीं है बट उसको बेफालतू में इस केस में फंसाया जा रहा है। और वहां हम देख पाते हैं लिडिया को जो मिलने के लिए स्कूल में आई थी जैक्सन से, जो वहां पर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर रहा था अपने स्पोर्ट्स की, और बोलती है मेरी पार्टी में जरूर आओगे ना। बट हम देखते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा था जैक्सन और बोलता है मैं ना हूं तुम्हारी पार्टी में तो ज्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पर इमोशनल होने लगती है लिडिया और वहां से चली जाती है और बोलती है प्लीज तुम जरूर आना। और वही हम देखते हैं जैक्सन बहुत ज्यादा गुस्से में था और उसकी कैनमा उस पर ज्यादातर कंट्रोल कर रही थी और उसके इमोशंस को दबाने लग रही थी। और वहां हम देख पाते हैं पार्टी में कोई भी नहीं आया था। हम देखते हैं लिडिया की पार्टी थी और पहली बार कोई आया ही नहीं है। और ये देख के लिडिया को थोड़ा बुरा सा लगने लगता है बट वहां पर हम देखते हैं स्टाइल एक बड़ा सा गिफ्ट लेके आता है जो गेट से अंदर ही नहीं आ पा रहा था। और यहाँ पर थोड़े टेंस्ड है स्कॉट, स्टाइल और एलिसन कि शायद लिडिया को बुरा तो नहीं लगेगा उसकी पार्टी में कोई आया नहीं है। और तभी हम देखते हैं स्टाइल बोलता है मेरे एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है उनको बुलाऊं क्या, शायद पार्टी में रौनक लगा दे। और हम देखते हैं स्कॉट बोलता है तुम्हारे कब से दोस्त होने लग गए। तभी स्टाइल बताता है कि वो गे पार्टी में गया था ना तो उसके बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बन गए थे वहां पर। और वही हम देखते हैं उन सबको भी पार्टी में बुला लेता है और उसमें ड्रैग क्वींस वो सब भी थे। और ये देख के लिडिया पहले बोलती है कि तुम कौन, और वो सब बोलते हैं हम तो पार्टी करने के लिए आए हैं। और लिडिया उन्हें इनवाइट कर लेती है और यहाँ पर अमेजिंग पार्टी स्टार्ट हो जाती है सिर्फ स्टाइल की मदद से। और वही हम देखते हैं मैट पीछा करने लग रहा था बार बार एलिसन का उससे बात करने के लिए। बट हम देखते हैं एलिसन बोलती है तुम मेरी फोटो खींच रहे थे और ये सही नहीं था, तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो। बट हम देखते हैं मैट बोलता है स्टॉक नहीं कर रहा था, तुमसे ज्यादा ब्यूटीफुल लड़कियां भी है बट मुझे तुम्हारी फोटो खींचना अच्छा लगा इसलिए खींच ली। बट हम देखते हैं एलिसन इस बात से खुश नहीं थी और वही मैट साफ करता है कि तुम वो लड़की नहीं हो मेरे लिए, कि अगर तुम मेरी नहीं हो तो मैं किसी की नहीं होने दूंगा, तुमसे ज्यादा ब्यूटीफुल लड़कियां हर 5 मिनट में मुझे मिलती है। और ये कहने के बाद एलिसन बोलती है चलो 2 मिनट तो हो चुके हैं, 3 मिनट और है, ढूंढ लो कोई और। और ये कह के जाने लगती है और वहां पर मैट उसका हाथ पकड़ने का ट्राई करता है बट गाइस ये आर्जेंट्स की बेटी है, पकड़ के उठा के पटक के मारती है मैट को और वहां से चली जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं सबने वो कोल्ड ड्रिंक सी पी थी बट उससे कुछ गड़बड़ होने लग रही थी, सब हलुसिनेट करते हैं। जहाँ पर एलिसन को लगता है कि उसे कोई तीर मार रहा है और वहां पर वो डर रही है उस चीज से। और ये सारे हलुसिनेशन सबको ही हो रहे थे। जहाँ पर हम देखते हैं टाइल्स को लग रहा है कि उसके डैड वहां पर ड्रिंक करते हुए आ चुके हैं और उसे ब्लेम कर रहे हैं उसकी माँ की डेथ की वजह से और कह रहे हैं कि तू मुझे भी एक दिन मार डालेगा, स्टाइल तू सबसे बड़ा कातिल है। हम देखते हैं स्टाइल ये सुन के इमोशनल होने लगता है और पुरानी बातों को याद करता है बट तभी उसे पता चलता है ये सब हलुसिनेशन है और उस कोर्ट से जाके मिलता है और बोलता है कि हम सबको हलुसिनेशन क्यों होने लग रहे हैं। और ये सोचते हुए सब लोग टेंस थे और पता चलता है यहाँ पर लिडिया ये सब पीटर के कहने पे उसमें वुल्फ बेन मिला के देने लग रही थी और ये बात अब तक किसी को भी पता नहीं चली थी। और वहां हम देखते हैं कोर्ट को भी हलुसिनेशन आने लग रहे थे जहां पर वो देखता है कि एलिसन जैक्सन के साथ इंटीमेट हो रही है और ये देख के उसे गुस्सा आता है और वो लिडिया को ढूंढने के लिए यहाँ वहां जाने लगता है। और वहां पर जैक्सन को भी हलुसिनेट हो रहा था कि उसके रियल पेरेंट्स उसे मिलने के लिए आए हैं और यहाँ पर जैक्सन को अपनी आइडेंटिटी खोती हुई नजर आ रही थी। और वही हम देखते हैं इस मोमेंट पे कोर्ट स्टाइल को होश में लाने का ट्राई करता है क्योंकि नशे में था बट हम देखते हैं उसका पानी में मुंह डुबा डुबा के उसको वापस होश में लेके आ चुके थे। और यहाँ पर स्कॉट को टेंशन है कि यहाँ पर कोई तो गड़बड़ चलने लग रही है और वहां पर वो लिडिया को ढूंढने का ट्राई भी करते हैं जो उन्हें अब तक नहीं मिली थी। और वही हम देखते हैं एलिसन की मॉम को जिसको खुद मरना था और यहाँ पर उसका हस्बैंड उसे जहर की गोलियां लाके दे देता है बहुत ज्यादा निराश होते हुए। और उसकी वाइफ बोलती है कि मैं किसी डरपोक की मौत नहीं मरने वाली हूँ, तुम्हें पता है ना मैं दूसरी लेडीज की तरह नहीं हूँ बिल्कुल भी और मैं पिल्स खा के नहीं मरूंगी। और चाकू निकालती है अपने आप को मारने के लिए। हम देखते हैं इस मोमेंट पे एलिसन के डैड बहुत ज्यादा टेंस थे और मिस्टर आर्जेंट बाहर जाने के बाद अपने डैड से बात करने का ट्राई भी करते हैं
और उसके डैड साफ करते हैं कि तुम्हारी वाइफ को मरना ही होगा, तुम्हें उसे सपोर्ट करना चाहिए, वो एक मॉन्स्टर नहीं बन रही है बल्कि अपने आप को सेक्रीफाइस कर रही है, तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। हम देखते हैं मिस्टर आर्जेंट इसके बिल्कुल खिलाफ थे, बट इसमें वो कुछ नहीं कर सकते हैं। अपनी वाइफ के पास जाते हैं और वाइफ उनकी साफ करती है कि तुम बोलना कि मुझे डिप्रेशन के इशू थे इसलिए मैंने अपनी जान ले ली, और प्लीज एलिसन से भी कहना कि वो यही कहे जिससे लोगों को थोड़ा बिलीव हो। और हम देख पाते हैं इस पॉइंट पे मिस्टर आर्जेंट बोलते हैं तुम जिंदगी में कभी डिप्रेस नहीं रही हो, और ऊपर से एलिसन को भी बिलीव नहीं होगा इस बात पे। बट हम देखते हैं मिस आर्जेंट बोलती है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और वो अपने आप को चाकू मारने लगते हैं और बोलती है अब टाइम नहीं है, फुल मून आ चुका है। और हम देखते हैं वेयरवुल्फ में टर्न ही होने वाली थी, बट उससे पहले अपने आप को चाकू मार के मार लेती हैं। और यहाँ पर मिस्टर आर्जेंट रोने लग जाते हैं क्योंकि वो अपनी वाइफ को खोना नहीं चाहते थे, और यहाँ पर मिस आर्जेंट की डेथ हो चुकी थी वेयरवुल्फ बनने से पहले। और वही हम देखते हैं वेयरवुल्फ्स को जिनने अपने आप को बांध के रखा हुआ है और कंट्रोल करने का ट्राई कर रहे हैं, बट उनकी चेन टूटती है और यहाँ वहां भागने लगते हैं और डेरिक पे भी अटैक करते हैं। बट हम देखते हैं उस टाइम तक आइजैक अपने आप पे कंट्रोल पा चुका था, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि उसके लाइफ का मोटिव क्या है और उसे कंट्रोल कैसे करना है। हम देखते हैं उनमें से एक को रोकने लगता है और यहाँ पर हेल्प करता है डेरिक की उन सबको कंट्रोल करने के लिए। और यहाँ पर डेरिक को पता चलता है कि उसकी लाइफ में बहुत सारे टॉर्चर रह चुके हैं जिनको कंट्रोल करने के लिए उसे बहुत कुछ सहना पड़ा है। और वही हम देखते हैं डेरिक जैसे बाहर निकलता है इन सब सिचुएशन को हटा के, उसके पास पहुंच चुकी थी लिडिया, और डेरिक के मुंह पे एक पाउडर फूंक के मारती है जिससे कि डेरिक बेहोश हो जाता है, और उसको वहां से घसीटते हुए लिडिया लेके आ चुकी थी। और हम देखते हैं लिडिया ऐसा पीटर के कंट्रोल के अंडर करने लग रही है। और वही हम देखते हैं एलिसन के पास एक इंपॉर्टेंट कॉल आया था, उसके डैड उसे हॉस्पिटल बुलाते हैं, और हम देखते हैं भागते हुए जाती है और पता चलता है कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है, जिसका एलिसन को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और बोलती है शायद उसके डैड उसका टेस्ट ले रहे हैं, प्रैंक कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं था। और यहाँ पर एलिसन जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि गाइस कोई भी अपनी माँ को खोना नहीं चाहता है, और इतनी कम उम्र में तो बिल्कुल नहीं। हम देखते हैं एलिसन का रो रो के बुरा हाल था, उसका डैड उसे सच नहीं बता सकता है बट उसे शांत करने की कोशिश करता है। और वही हम देखते हैं पार्टी के अंदर वो ड्रिंक पीने के बाद लोग पागल सा बिहेव कर रहे थे और यहाँ वहां कूद रहे हैं, एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं एक दूसरे को पानी में फेंकने लग रहे थे, और कोई गलती से मैट को पानी में फेंक देता है और मैट बोलता है मुझे तैरना नहीं आता, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। और ये सुनते ही स्कॉटो स्टाइल देखते हैं और पता लगाते हैं कि जो कातिल है वो भी तैर नहीं सकता है और वो कैनमा पे कंट्रोल करता है। हम देखते हैं पानी से बाहर निकल के आता है और उसको स्टाइलो स्कॉट घूर के देखते हैं और मैट बोलता है मुझे घूरने की जरूरत नहीं है। और वहां पर पुलिस आ चुकी थी क्योंकि लेट नाइट पार्टी करने लग रहे थे सब लोग, और यहाँ वहां भागने लगते हैं और सबका शक सही निकला, मैट ही वो कातिल है जो कैनमा को कंट्रोल भी करता है। क्योंकि जैसे स्टाइलो स्कॉट बाहर जाते हैं हम देखते हैं मैट के कदमों में कैनमा है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और उसके पैरों से लिपटा हुआ है, मतलब वो उसके सारे ऑर्डर को फॉलो करता है और अब तक की सारी मौतें सिर्फ मैट नहीं करवाई थी। और वही हम देखते हैं लिडिया लेके आ चुकी थी इतने बड़े डेरिक को घसीटते हुए उसी पुराने जले हुए घर में जहां पर पीटर की लाश थी। हम देखते हैं एक रिचुअल करती है और जैसे फुल मून पीक पे होता है वो लाइट्स वहां पर क्रॉस ओवर करने लगती हैं रिफ्लेक्शन की वजह से, और हम देखते हैं ये कोई ऐसा टाइम था जो पीटर ने सेलेक्ट करके रखा था इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए। और हम देखते हैं रिचुअल स्टार्ट होते ही हम देखते हैं पीटर का हाथ डेरिक के हाथ में था और उसके ऊपर पंजा गाड़ते हुए हम देखते हैं पीटर वापस जिंदा होने लगता है पूरी अल्फा पावर को यूज करते हुए जो डेरिक की थी। और हम देखते हैं जैसे ही जिंदा हो जाता है यहाँ पर डेरिक डरा हुआ है और फुली पैरालाइज्ड है, उसको समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या होने लग रहा है, और यहाँ पर डरी हुई है लिडिया भी, और यहाँ पर बोलता है चलो पार्टी तो तुम्हारी खत्म हुई अब पार्टी हम करेंगे। और हम देखते हैं ये कहने के बाद वापस आ चुका था पीटर जिंदा होके, और हम देखेंगे आगे करने क्या वाला है अपने नेक्स्ट एपिसोड में जो भी स्टार्ट होगा। वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और अब शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 10। पहले सीन में हम देख पाते हैं कि मैट को कैसे पता चला ये सब। हम देखते हैं मैट कैमरा अपने दोस्त को अंदर देके आ चुका था जो जैक्सन था, बट बाहर फोन में अपनी रिकॉर्डिंग देखने लग रहा है कैमरे की क्योंकि वो लाइव स्ट्रीम कर पा रहा था अपने फोन तक। हम देखते हैं पूरी रात बैठ के वहां पर देखता है और उसे पता चल जाता है कि उसका दोस्त एक मॉन्स्टर में बदलता है और डरने लगता है। बट हम देखते हैं कैनमा एक तरह से बॉन्डिंग कर लेती है मैट के साथ में, और मैट सोचता है मारने के लिए आइजैक के डैड को और वो मार भी देती है। हम देखते हैं किसी तरह की उनके बीच में ऐसे एक म्यूचुअल बॉन्डिंग बन चुकी थी जिसकी वजह से मैट ये सारे कत्ल करवाने लग रहा था। वही हम देखते हैं ये सारी बातें स्टाइल और स्कॉट आके बताने लगते हैं स्टाइल के डैड को, बट स्टाइल के डैड बोलते तुम केस के अंदर कोई बिना सबूत के किसी को कैसे मुजरिम करार कर सकते हो, ऐसा कैसे हो सकता है, ये छोटा बच्चा 2006 वाले स्टूडेंट्स को मारेगा,
कोई रीजन होगा ना। बट हम देखते हैं उस टाइम पे स्टाइल और स्कॉट कोई रीजन नहीं बता पाते हैं, बट बोलते हैं हम कुछ तो रिसर्च करनी चाहिए, चलो हम कुछ डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। हम हर सबूत को नहीं देख पाएंगे, बट हम कोई वीडियो रिकॉर्डिंग देखें तो चलेगा। हम देखते हैं स्टाइल के डैड बिल्कुल भी यकीन नहीं करते अपने बेटे पे, बट स्कॉट के कहने पे चले जाते हैं वापस पुलिस स्टेशन, जहां पर अब उनकी नौकरी छूट चुकी है। बट हम देखते हैं उनको एक्सेस मिल जाता है, क्योंकि वो पहले यहाँ पर काम किया करते थे, और वहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग देखते हैं उस हॉस्पिटल की, और वही हम देख पाते हैं रिकॉर्डिंग में कुछ खास नहीं था। मतलब पीछे से नजर आ रहा है और किसको पीछे से पहचानना बहुत मुश्किल है। बट हम देखते हैं स्टाइल बोलता है तो मेरे आगे बैठता है ना, तो इसकी सीट नंबर मुझे पता है, पीछे से ऐसे ही दिखता है। बट स्टाइल के डैड इन बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं करते हैं, और यहाँ पर वीडियो में देख पाते हैं कि स्कॉट की मॉम से वो बात कर रहा था, और वही हम देखते हैं स्कॉट उसकी फोटो भेजते हुए अपनी मॉम से उसके बारे में पूछने लगता है, और उसकी मॉम बताते हैं कि हाँ वो बहुत गंदे जूतों से अंदर आने का ट्राई कर रहा था, और उसकी मॉम ने उसे रोका भी था। और हम देखते हैं ये इन्फॉर्मेशन पाने के बाद स्टाइल के डैड बोलते हैं फिर तो केस सॉल्व है, उसके जूतों के निशान हम मैच करेंगे, क्योंकि जंगल में भी मिले थे और वो रिपेयर शॉप पे भी थे। हम देखते हैं उससे मैच कराने के बाद वो शायद मैट को गिरफ्तार कर सके, और यहाँ से जाने की प्लानिंग करते हैं, जहाँ पर स्टाइल बहुत ज्यादा खुश था कि उनने इस केस को सोल्व कर दिया है, और बाहर जाके फोन करने का ट्राई करता है। बट वो देखता है बाहर सब लोग मरे हुए हैं, और ये देखने के बाद टेंस होने लगता है, और वहीं मैट वहां पर पहुंच चुका है और गन तानते हुए स्टाइल को अंदर रूम में लेके जाने लगता है, और वहां पर उस कोर्ट से कहता है कि फोन मिलाने का ट्राई भी मत करो, और तीनों अपना फोन यहाँ पर रखो वरना गोली से उड़ा दूंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं स्टाइल के डैड के सामने यहाँ पर कन्वर्ट भी नहीं हो सकता है, पावर यूज भी नहीं कर सकता है स्कॉट, और उसकी बात मानते हुए अपना फोन रखता है और वहां से उसको ले जाने लगता है। और वही हम देख पाते हैं 3 और पुलिस वालों की डेथ हो चुकी थी, और यहाँ पर मैट बोलता है कि उसने इनको नहीं मारा है, बल्कि ये काम तो सिर्फ जैक्सन का ही है, और मैं सोचता हूँ वो उन लोगों को मार देता है। और ये देखने के बाद स्टाइल को बहुत डर लगने लग रहा था, बट मैट साफ करता है कि उसके मारने वाले की लिस्ट में बहुत सारे नाम है, तुम तीनों का तो बिल्कुल नहीं है, बट तुम चाहो तो रख सकते हो उस लिस्ट में अपना नाम भी। और वही हम देखते हैं स्टाइल, स्कॉट और उसके डैड वहां से जाने लगते हैं अंदर की तरफ, जहां पर हम देखते हैं स्टाइल्स के डैड को बांध दिया था हथकड़ियों से ही उस जेल के पास में, जिससे कोई यहाँ वहां मूवमेंट ना कर पाए। और यहाँ पर स्कॉट और स्टाइल को अलग रूम में लेके जाता है उनसे पूछताछ करने के लिए, और यहाँ पर उनका कहनमा जो जैक्सन है वो भी वहीं पर था। और हम देखते हैं डेरिक को, जिसको होश नहीं आने लग रहा है, और गाइस आप इसकी बॉडी को एंजॉय कर सकते हो, स्पेशली गर्ल्स। और हम देखते हैं इसको होश में लेके आता है वेटनरी डॉक्टर, और वहां पर वो बोलते हैं कि तू हमारी हेल्प करने के लिए क्यों आया है, और पता चलता है वेटनरी डॉक्टर उनका फैमिली फ्रेंड है, और बहुत लंबे टाइम से उन्हें हेल्प करते हुए आ रहा है, और आज यहाँ डेरिक की हेल्प इसलिए करने आया है क्योंकि उसकी मोम को वादा किया था कि उसकी हेल्प हमेशा करेगा। और राइट नाउ उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं करना है अपने अंकल पीटर पे, वो बहुत खतरनाक है, जब फिजिकली वीक हो इस टाइम पे, बट वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, और तुम्हें डिल्यूशन दिखा के तुम्हारा फायदा लेने का ट्राई करेगा। बट डोंट वरी, तुम अभी अल्फा हो, और तुम्हें जेराड के खिलाफ अभी प्लान तो करना है, बट उसमें बिल्कुल भी शामिल मत करना पीटर को। पीटर तुम्हारी इनसिक्योरिटीज के साथ खेल के तुम्हारी पावर को लेना चाहेगा, और जिराड के डर से तुमको कंट्रोल करने का ट्राई करेगा। और जितना मैं जिराड को जानता हूं, उसकी प्लानिंग परफेक्ट चल रही है राइट नाउ, वो जो चाहता है वो लेकर रहेगा, और तुम्हें जिसकी हेल्प करनी चाहिए वो कोई और नहीं, स्कॉट होना चाहिए, क्योंकि स्कॉट तुम पे यकीन नहीं करता है, और सबसे ज्यादा तुम्हें स्कॉट की यकीन की ही जरूरत है। तुम उसको जाओ और हेल्प करो। और वही हम देखते हैं पहली बार डेरिक किसी की बात मानता है, और यहाँ पर वो स्कॉट को हेल्प करने के लिए निकल जाता है। और वही हम देखते हैं डेरिक समझ जाता है कि ये वही बंदा है जिसके बारे में उसकी बहन पहले बताया करती थी कि उनका एक फैमिली एडवाइजर है जो उनकी फैमिली को प्रोटेक्ट भी करता है और सपोर्ट भी करता है। और यहाँ पर डेरिक सीधा जाने लग रहा था स्कॉट और स्टाइल के पास में उनकी सेंट सूंघते हुए। एलिसन को देख पाते हैं जो बहुत ज्यादा अकेला फील कर रही थी और इमोशनल है उसकी माँ की डेथ पे, और उसके ग्रैंडपा उससे बात करने का ट्राई भी करते हैं, बट वो अकेला रहना चाहती थी। बट तभी हम देखते हैं उसके ग्रैंडपा उसे एक लेटर थमाते हैं जो उसकी माँ ने दिया था, और बोलता है कि कैसे कोई अपनी माँ की डेथ पे उसके कातिल को खुला घूमने दे सकता है। मेरी माँ के साथ कोई कॉन्टेक्ट अच्छे नहीं थे, बट अगर होते तो मैं जरूर अपना बदला लेता डेरिक से और उसके पैक से, जिसकी वजह से तुम्हारी मॉम की डेथ हुई है। हम देखते हैं अपनी ही पोती को भड़का के वहां से चला जाता है और बोलता है लेटर पढ़ने के बाद जला जरूर देना, तुम्हारी मॉम ने खास ये कहा था, और ये स्पेशली तुम्हारे लिए ही दिया था, कहा था कि मैं पढ़ूं, बट मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। तुम माँ बेटी की बात थी, तुम अपने आप देख लो। और हम देखते हैं उस लेटर को पढ़ने के बाद एलिसन जला देती है और तैयार होती है फाइट के लिए, जैसे कि वो डेरिक से बदला लेने जा रही हो, और वो शायद उसके खिलाफ बदला भी ले। और ये सारा प्लान उस जेरेड का है जो उसका दादा है, वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है अपनी पोती को फंसाने के लिए, जिससे कि वो वेयरवुल्फ को खत्म करवा सके।
और वही हम देखते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर। डेरिक हेल्प करने के लिए आ चुका था, बट डेरिक के आते हैं उसको पटक के मारता है कैनमा और उसको पैरालाइज कर देता है। हम देखते हैं इस पॉइंट पे जो स्कॉट की लास्ट उम्मीद थी वो भी खत्म हो चुकी थी और अब उसे टेंशन है कहीं उसकी मॉम ना आ जाए उसको पिक करने के लिए, और ये सोचते हुए टेंशन होने लग रहा था। और वही हम देखते हैं मैट को जो बहुत इंटरेस्ट ले रहा है इन सब चीजों में और बोलता है कि चलो हमने एक वुल्फ को भी पकड़ लिया और तुम दोनों तो वुल्फ हो, बट स्टाइल तुम क्या इंसान हो? और हम देखते स्टाइल बोलता है नहीं मैं एक स्नोमैन हूँ, और क्या हूं मैं। हम देखते ज्यादा बकवास करने पे स्टाइल को भी पैरालाइज करके घेर देते हैं और वो सीधा जाके डेरिक के ऊपर गिर जाता है और वहां पर डेरिक बोलता है प्लीज इसको दूर हटाओ मुझसे। बट हम देखते हैं मैट बोलता है तुम परफेक्ट कपल लगते हो मुझे, हर बार थोड़ी बहुत लड़ाई करते रहते हो तो परफेक्ट तुम एक साथ रहो। और वही हम देखते हैं उस मोमेंट पे स्कॉट की मोम वहां पर आ रही थी उसे पिक करने के लिए और स्कॉट साफ करता है मैट प्लीज तू कुछ उनको मत करना, मैं उन्हें वहां से जाने के लिए कह दूंगा। बट हम देखते हैं मैट बोलता है उन्हें अंदर लेके आओ और हम देखते हैं गन पॉइंट पे लेकर जाता है मैट उसे। और हम देखते हैं यहाँ पर स्कॉट अपनी पावर इसलिए यूज नहीं कर रहा है क्योंकि कैनमा इनके पास है, उसे भी पैरालाइज कर देगा तो पता नहीं और क्या कर सकता है, इसलिए स्कॉट उनकी बात मानते हुए जाने लग रहा है। हम देखते हैं उसकी मॉम डर जाती है देख के कि उसके बेटे पे किसी ने गन तान रखी है। बट हम देखते हैं स्कॉट बोलता है आपको कुछ भी हार्म नहीं करेगा, हम इसके ऑर्डर को फॉलो करते रहेंगे जब तक। और हम देखते हैं जैसे उसकी मोम अंदर आती है वो सीधा स्कॉट को गोली मारता है और बोलता है कि मैंने उनको मारने के लिए मना किया था तुझे नहीं। और हम देखते हैं ये देख के स्कॉट की मोम तो डर जाती है, उसे क्या पता उसका बेटा वेयरवुल्फ है। और हम देखते हैं उस मोमेंट पे मैट उसे वापस उठने के लिए कहता है और उसकी मोम को जेल के अंदर बंद कर देता है जहां पर उसकी मोम रो रही है, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही है कि उसके बेटे को बहुत ज्यादा खून निकल रहा है और वो उसको हॉस्पिटल ले जाना, उसको सही करना भी बहुत जरूरी है वरना मर जाएगा। और हम देखते हैं हंसते हुए मैट बोलता है कोर्ट से कि तुमने इसको नहीं बताया ना कि तुम कौन हो। और हम देखते हैं हंसते वहां पर बोलता है कि कोई बकवास नहीं करेगा, जो मैं कहूंगा वो यहाँ पर चलने वाला है। और यहाँ पर लेके जाता है वो स्कॉट को बाहर और हम देखते हैं स्कॉट का क्वेश्चन था बाहर आने के बाद कि तुझे क्या चाहिए, सबूत तो हम मिटा चुके हैं, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, हमको छोड़ दो। बट हम देखते हैं बोलता है मुझे बिस्टरी बुक चाहिए जिसके अंदर बीस्ट के बारे में लिखा हुआ था, तुमसे मैंने सिर्फ एक पेज लिया है, मुझे पूरी बुक चाहिए। बट हम देखते हैं स्कॉट बोलता है उसके पास बुक नहीं है, वो जिराट के पास है और वो नहीं ला सकते हैं ऐसे। बट हम देखते हैं वो अपना शर्ट उठाता है और अपने स्किल्स दिखाता है और वो कैनमा जैसे बनने लग रहा था और ये देख के बोलता है कि मुझे सॉल्यूशन जल्द से जल्द चाहिए और वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। वही हम देखते हैं स्टाइल और डायरेक्ट नीचे जमीन पे थे और वहां पर स्टाइल बोलते तुझे कुछ पता है क्या, और तभी डायरेक्ट बोलता है हाँ उस बुक में कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है, बल्कि मैट ने एक रूल तोड़ा है, कैनमा वर्ल्ड का रूल जो पूरा यूनिवर्स फॉलो करता है कि थिंग्स तुमने उसको ऑर्डर दिया मारने के लिए तो वही मारेगा, अगर तुम खुद मारने जाओगे तो खुद भी कैनमा बन जाओगे। और ये सुनने के बाद स्टाइल समझ जाता है कि जिसने गलत किया है उसके साथ अब गलत होने वाला है। और वही हम देखते हैं स्कॉट के फोन से मैसेज कराता है उस बुक के बारे में एलिसन को। हम देखते हैं एलिसन ये अपने डैड और ग्रैंडपा को दिखाती है और बोलती है कि ये मैसेज स्कॉट ने बिल्कुल नहीं किया, पहली बात तो मुझे मैसेज करेगा नहीं, ऊपर से अगर करेगा भी तो सीधा इस बुक के बारे में नहीं पूछेगा, शायद वो अभी किसी ट्रबल के अंदर है इस वजह से उसने फोन किया पुलिस स्टेशन से, शायद वहां पर डेरिक भी है। हम देखते हैं जिराट समझ जाता है कि वहां पर वो कैनमा है और वो चाहता है इस बुक को लेना और उसका मास्टर भी, तो मिलके प्लान करके जाएंगे। और यहाँ पर एलिसन को लीड देता है उसका ग्रैंडपा और बोलता है तुम लीड करो इस मिशन को और डेरिक सामने आए तो रिवेंज ले सकती हो अपना। और वहां पर साफ करती है एलिसन चाहे डेरिक आए चाहे उसके पोपट आए वो सबको मार देगी जो उसके सामने आएगा, क्योंकि उसे अपनी माँ का बदला लेना है डेरिक से। अगर उसके छोटे मोटे बीटा वुल्फ बीच में आए इवन स्कॉट तो उसको भी वो मार देगी। और वही हम देखते हो तैयार होकर आने लगते हैं पुलिस स्टेशन के मैप में, देखते हुए कि कहां से एंटर कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं और कैसे सबको मार सकते हैं, और वो यहाँ आने की प्लानिंग करते हैं। और हम देखते हैं कोर्ट पूछने लगता है मैट से कि वो क्यों कर रहा है, कोई तो रीजन होगा ना, क्यों दुश्मनी है उन बच्चों से। वही हम देखते हैं साफ करता है कि एक टाइम पे उनके दोस्त हुआ करते थे और उन बड़े क्लासमेट्स के साथ वो पार्टी करने जाता था, बट एक पार्टी में उसको डुबो के मारने की कोशिश की, उनके लिए सब मजाक था, जब मैं डूब रहा हूं मुझे पानी में तैरना नहीं आता है और वो सब हंस रहे हैं मेरे ऊपर मुझे मरते हुए देख के। और वहां पर लेही भी था जो आइसैक के डैड है और उन्होंने मुझे बचा तो लिया बट मुझे डांटा कि मैं किसी को बता नहीं सकता हूं और मैं पूरी जिंदगी उस ट्रॉमा में जीता रहा हूं। ये सब लोग मिलके मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें मैं अब याद भी नहीं हूं, उनके लिए सिर्फ मैं एक मजाक बन के रह चुका था और उस रात इन सब ने इतनी पी हुई थी कि इन्हें खुद नहीं पता है मेरे साथ क्या कर रहे हैं, तो अब मुझे बदला लेना होगा। मेरी पूरी जिंदगी में ट्रोमा में जिया हूं, मेरे माँ बाप को तक नहीं बता पाया मैं कि मुझे कितना डर लगता है पानी से। और वही हम देखते हैं इस बात पे वो रिवेंज लेना चाहता था और उन सब लोगों को गिन गिन के चुन चुन के मारना चाहता था जो सब इस चीज में शामिल थे। बट हम देखते हैं जब ये सारी बातें होने लग रही थी
तभी अटैक होता है पूरे पुलिस स्टेशन पे आर्जेंट फैमिली का। हम देखते हैं लाइट्स ऑफ हो चुकी थी और वहां पर अटैक करते हैं आर्जेंट फैमिली के सारे मेंबर्स। और अब यहाँ स्कॉट लेके जाता है स्टाइल्स को और यहाँ पर डेरिक अपने होश में आके कैनमा से लड़ने लगता है। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि वहां एलिसन आ चुकी थी, जो स्कॉट से मिलने के बाद साफ करती है कि उसे डेरिक को यहाँ पर मारना होगा और वो बीच में ना आए तो बेटर है। हम देखते हैं स्कॉट को अभी कुछ भी नहीं पता था, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बट यहाँ पर एलिसन किसी की बात नहीं मानते हुए आगे बढ़ने लगती है। और यहाँ पर हम देखते हैं उसको कैनमा से खुद भिड़ना पड़ता है अपनी डैड की जान बचाने के लिए, जहां पर हम देखते हैं कैनमा पे वार भी करती है, बट कैनमा उसे पैरालाइज कर देता है। और वहां पर आ जाता है मैट और बोलता है, तुम एलिसन कब सुधरोगी? तुम्हें पता है तुम्हें ऐसी चीजों में पंगा नहीं लेना चाहिए, तुम बहुत ज्यादा नाजुक हो। कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं ऐसा लड़का नहीं हूं कि तुम मेरी नहीं तो किसी की नहीं हो, बट ऐसा है। अगर एलिसन तुम मेरी नहीं हुई तो मैं किसी और की होने नहीं दूंगा। और ये कहने के बाद उस पर चिल्लाने लगता है। और वही हम देखते हैं एलिसन पैरालाइज थी और कुछ नहीं कर पाती है इस मोमेंट पे। और वहां हम देखते हैं मैट अब सीधा जाता है बचते हुए, अपनी जान बचाते हुए, जिसके पीछे डेरिक लगा हुआ था। वही हम देखते हैं उसी जेल के पास जाता है जहां पर स्कॉट की मॉम थी और उसको कहती है कि उसके बेटे को गन लगी है, प्लीज उसको बचाना ही होगा। बट हम देखते हैं उस टाइम पे बोलता है, मैट तुम्हें अब तक समझ नहीं आया है, तुम लोग कितने बेवकूफ हो सकते हो। स्टाइल के डैड को मार के बेहोश करता है जिससे कि वो कोई ट्रबल क्रिएट ना करे मैट। और वहीं पर हम देखते हैं पीछे से डेरिक आता है अपने वुल्फ फॉर्म में और ये देख के स्कॉट की मॉम डरने लगती है। और वहां पर कैनमा भी आ चुका था। और वहीं पर हम देखते हैं डेरिक और कैनमा में बहुत बुरी लड़ाई मचती है, एक दूसरे को घपा घप मारने लगते हैं। और वहां पर डेरिक को पटक के मारती है कैनमा और सीधा जाती है स्कॉट की मॉम की तरफ। बट हम देखते हैं तब तक स्कॉट आता है, उसे दूर फेंक के मारता है, अपनी मॉम की जान बचाता है। बट अब यहाँ पर राज रिवील हो चुका था, उसका रियल फेस देख के उसकी माँ डर चुकी थी। भाई सब डर जाए ऐसा फेस देख के, तो स्पेशली तुम्हारी मॉम हो तो। उसको क्या पता कि उसने एक भेड़ियों को पाल पोस के बड़ा किया, उसे क्या पता था ये सब होने वाला है। और वहीं पर हम देखते हैं वहां से चला जाता है, उसे पता है कि उसकी मॉम थोड़ा गुस्सा होंगी उस पे। और वहां पर सीधा जाके मिलता है जेरार्ड से और जाकर स्कॉट साफ करता है कि उसने जो कहा उसने फॉलो किया। स्कॉट ने डेरिक का पैक फॉलो किया, जेरार्ड के कहने पे सारी इंफॉर्मेशन दी अपनी माँ की जान बचाने के लिए। अब वो क्या करे? और वहीं पर बोलते हैं यहाँ की सिचुएशन मैं संभालता हूँ, तुम अपनी माँ को यहाँ से लेकर जाओ और तुम्हारे लिए वही बहुत बड़ी ट्रबल होने वाली है। और यहाँ पर मैट और डेरिक को मैं संभालूंगा। और ये कहने के बाद वहां से स्कॉट को जाने के लिए कहता है। और अब हम देखते हैं जेरार्ड अब सीधा जाता है मैट के पीछे, जो वहां से भागने की ट्राई कर रहा था, उसको पकड़ता है और पानी में डुबो डुबो के मार देता है, जो उसका सबसे बड़ा फियर था। वही हम देखते हैं यहाँ पर कैनमा दूर बैठा देख रहा है और कुछ कर नहीं पा रहा है। और यहाँ पर जेरार्ड बोलता है, देखो अब तुम्हें पानी से भी डर नहीं लगेगा और शायद हमारा अच्छा कनेक्शन बन पाए। और वहां पर हम देखते हैं कैनमा को हाथ दिखाता है, दोनों हाथ टच करने से पता चलता है कि ये दोनों अब लिंक हो चुके हैं। और जेरार्ड के कहने पे कैनमा अब काम करने वाला है, जो सभी के लिए खतरनाक होने वाला है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये सारी चीजें दूर खड़ा देखने लग रहा था पीटर, और उसे सब समझ आ रहा है यहाँ पर क्या होने लग रहा है। बट उस टाइम पे इतना वीक है कि वहां पर लड़ने के लिए जा नहीं सकता है। और वही हम देखते हैं यहाँ पर एलिसन ने अपनी मॉम को खो दिया है, इमोशन में बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। स्कॉट को इसके बारे में पता नहीं है, स्कॉट की ट्रबल बढ़ चुकी है क्योंकि उसकी मॉम को उसके वेयरवुल्फ होने का पता चल चुका है। और ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में होता है क्या। तब तक के लिए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा।